चला है बैठकों में, अगर मुख्य रूप से पूछे तो क्या निकल के आए, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक लंबी बैठक चली दिन भर। देखिए, बैठक 2 चरणों में है। जो पहले 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये तीनों नेता अधिकृत किए गए हैं एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। सरकार में भागीदारी को लेकर जो कवायद हो रही है, चर्चा हो रही है। हम जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने, टीडीपी और जेडीयू ने भी ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, क्या भागीदारी देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए के सहयोगी दलों को एक हिस्सा दिया जाना है, लिहाजा उनसे चर्चा जरूरी है। इसलिए इन तीनों नेताओं ने एनडीए के सहयोगी दल जो है, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू, उनको किस तरह से भागीदारी दी जानी है, उस पर एक प्राथमिक चर्चा की है। क्योंकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है और एनडीए में बाकी जो छोटे दल हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1 या 2 सांसदों वाली है, उनमें भी चूंकि देखें कि तमाम ऐसे एनडीए के नेता सरकार में शामिल होते नजर आएंगे जिनके ज़्यादा सांसद नहीं जीते हैं या 1 या 2 सांसदों वाली पार्टी है। पहले भी हमने देखा कि बीजेपी ने ऐसे एनडीए के सहयोगी नेताओं को जगह दी है। तो इसको लेकर एक व्यापक खाका चर्चा हुई है और विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। चूंकि ये सब जानते हैं कि उन्हें अंतिम तौर पर तय करना है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। लेकिन बहुत संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी जो उस बैठक में बाद में बीजेपी के तमाम और नेता शामिल हुए, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, संगठन से तरुण चुग, अरुण मलूनी जो प्रभारी हैं, मीडिया सांसद भी अब चुनकर आए हैं, उन नेताओं के साथ ये बातचीत हुई कि बीजेपी में हम जानते हैं कल एनडीए की जो बैठक होनी है, उससे पहले देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम वो दिल्ली आ चुके हैं। उनसे भी एक आंतरिक चर्चा होगी कि कैसे राज्यवार जगह दी जानी है बीजेपी जो सांसद मंत्री बनाए जाने। तो उसको लेकर एक पूरी व्यापक चर्चा हुई है। अब कल एनडीए के संसदीय दल के बैठक में औपचारिक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शाम से पहले दोपहर में दावा पेश करने के लिए एनडीए का एक दल जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। अब शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर अटकलों का बाजार कहें या फिर एक तरह से मीडिया के गलियारों में कहें, तो कई और चर्चाएं भी दिन भर चलती रही हैं। यानी कि विपक्ष एक तरफ कहता है इंडिया ब्लॉक की अब वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ उम्मीदें बरकरार है। तो किस तरह से कल संसदीय दल की बैठक है, एनडीए संसदीय दल की, उससे पहले तमाम नेता जो दिल्ली में अभी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अगर आपकी बातचीत उन दलों के नेताओं से हुई हो तो देखिए, जेडीयू और टीडीपी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई जो बातचीत है वो बहुत सकारात्मक है और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे, उसमें कहीं कोई मांग अपनी तरफ से नहीं रखी गई। ये बहुत स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ने अपने मीडिया से बातचीत में कहा है। दूरदर्शन न्यूज में हमारे सहयोगी से भी बातचीत उन्होंने की है। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने भी कहा है। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दों पर जरूर कहा है कि जेडीयू वो कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात सामने रख रही है। 2 बातें बहुत स्पष्ट है। फार्मूला क्या होगा उसको लेकर भी बातचीत हुई है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो बड़े सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनको कितनी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, उसको लेकर भी प्राथमिक चर्चा हुई है। लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, ये बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए गए। इस बात की भी चर्चा है कि टीडीपी और जेडीयू ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ अहम मंत्रालय दिए जाएं, जो कि पहले एनडीए के अगर पूर्व के देखें, जब एक तरह से देखें तो जब टीडीपी एक जमाने में हिस्सा थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। क्या मंत्रालय के बंटवारे में भी खास अहमियत दी जाएगी, उस पर भी नजर रहेगी। इस तरह की कयास हो रही है। लेकिन एनडीए के तमाम नेता, जेडीयू और टीडीपी के नेताओं सहित सभी ने एक सुर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई अपनी तरफ से सीधी डिमांड नहीं रखी गई है। उम्मीद यही है कि समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान रखेंगे। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल केतकर भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल जी, आपके पास आएंगे। कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया, पीएम मोदी, अमित
अमित शाह पे लगाया है, उसका पलटवार और जवाब पीयूष गोयल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा दिया है उन्होंने, और बहुत साफ बताया कि राहुल गांधी पे उन्होंने आरोप का पलटवार करते हुए कहा कि वो इस तीसरी बार सरकार के गठन से खुश नहीं है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं आरोप की टाइमिंग को और राहुल गांधी के इस बयान को? लेकिन तो यदि हम पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन की भी स्ट्रेटेजी देखें, आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या परसों जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, या शायद आने वाले 5 साल के राजनीति के भी संकेत कि इस तरह के आरोप, क्योंकि एक थोड़ी सी हवा 99 सीटों के साथ जो कांग्रेस को मिली है, उसके बाद जैसे हमने संविधान के बारे में सुना, अंत में वोटिंग का काउंटिंग होते होते ईवीएम के बारे में सुना, तो उसी तरह का, क्योंकि मार्केट ये स्पेकुलेशन पर काम करता ही है। और अभी तक का यदि हम इतिहास देख ले तो हर बार चुनाव के काउंटिंग के दिन मार्केट में इस ओर हो या उस ओर हो उलटफेर होता ही है, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन क्योंकि मार्केट का कॉन्फिडेंस कितना है वो उस सीटों के नंबर्स पर इस बार, क्योंकि वो ज्यादा दिखा, क्योंकि एग्जिट पोल और बाकी सारे इसके अपेक्षा ये थी कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और एनडीए का जो है वो कम से कम 320-330 तक जाएगा। वो जब थोड़ा सा स्टैग्नेंट होते हुए दिखा दोपहर तक, तो स्वाभाविक रूप से उसका मार्केट में परिणाम दिखा। लेकिन उसको मार्केट मैनिपुलेशन कहना, ये बहुत बड़ा स्कैम है कहना, ये मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए इस तरह से ये संभव नहीं है। यदि सरकार को ये संभव होता तो फुल मेजोरिटी के साथ की सरकार थी, 303 सीटें बीजेपी के पास अपनी थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के शेयर धराशायी हुए थे, उसी समय सरकार उनको रोक लेती। प्रफुल्ल जी, नई सरकार का गठन प्रक्रिया में है। कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और फिर उसके अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये तमाम क्रमवार ये सब होंगी प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है विपक्ष ने एक ऐसा मुद्दा ढूंढ लिया है, क्योंकि सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पर जेपीसी की मांग की है, तो इस 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ढूंढ लिया है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले 5 साल की राजनीति की एक दिशा, अभी ईवीएम का मुद्दा पीछे चला जाएगा, और हमने संविधान कैसे बचा लिया है ये बार बार बुनाया जाएगा, फिर ये मार्केट मैनिपुलेशन कैसा होता है इसके ऊपर भी लोगों को पढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली भारत की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बड़ा है, ये आज का मार्केट निश्चित रूप से दिखाता है। जैसे ही ये तय हो गया कि एक सरकार, स्थिर सरकार बनने जा रही है, एनडीए के घटक दल दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने समर्थन का पत्र भी दे दिया है, एनडीए के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुन भी लिया है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब नई सरकार बनेगी और उस सरकार के द्वारा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जब विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जब फिर से संसद का संयुक्त अधिवेशन शुरू होगा, उस समय की एक मुद्दे की दिशा निश्चित रूप से हमको दिख रहा है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐसा भी लगता है कि क्योंकि ये गठबंधन सरकार होने जा रही है और गठबंधन साथियों पर एक तरह से निर्भर सरकार भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, नीट गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ऐसे में विपक्ष आक्रामक है और अपनी आक्रामकता को बढ़ाते हुए उसने इस मुद्दे को भी चुन लिया है कि किस तरह से घेरना है सरकार को? ये तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए अभी तक जब तक फुल मेजॉरिटी की सरकार थी तो उसमें स्थिरता स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है और निर्णय प्रक्रिया भी बहुत ठोस होती है। इस पर अभी मुझे लगता है कि ये एनडीए के घटक दलों के साथ किस तरह का, आज की जहां तक खबर है मीडिया में भी जैसी रिपोर्ट्स आई है, टीडीपी के साथ पहले स्तर के निगोसिएशंस, एक तो एनडीए के अंदर एनडीए की बैठक में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, पार्टी के स्तर पर भी मुझे लगता है कि कौन से मंत्रालयों को लेकर किस तरह के प्रमुख
मांगे रहेगी, इसको लेकर एक यदि जैसे ये पक्का हो जाता है, उसकी दिशा निश्चित हो जाती है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को निर्णय अपने करने में ज्यादा आसानी होगी। लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष ये मुद्दा संसद में भी उठाने का प्रयास करेगा और अपने आप को आक्रामक दिखाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने के बाद जिस तरह के निर्णय आए हैं उनसे विपक्ष को एक नया ऑक्सीजन जरूर मिला है और वो उसको अपने वोटर्स को दिखाने की कोशिश ये जरूर करेगा। एक बार सरकार स्थिर हो जाती है तो मुझे लगता है फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार जो है वो अपने कार्यक्रम और अपने ठोस निर्णयों के प्रति अपनी कमिटमेंट अपने ऑफेंसिव में खेलते हुए दिखेंगे। जी, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले विपक्ष का बड़ा हमला, एक तरह से कह सकते हैं राहुल गांधी का बड़ा आरोप, जिसे कि निराधार बताते हुए पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही कर दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल संसदीय दल की बैठक के बाद से विपक्ष और आक्रामक भी दिखाई देगा इस पूरे मसले पर? देखिए, जो बहुमत मिला है एनडीए को, वो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसमें एक निराशा का भाव दिखाता है कि बड़ी कोशिश की थी राष्ट्रव्यापी एक गठबंधन बनाने की और थोड़ी बहुत मतभेदों के बावजूद वो इसमें एक सफल हुए थे कि अलग अलग राज्यों में एक गठबंधन बना है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलना तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक निराशा है। लेकिन हम जानते हैं कि उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर, इस शेयर बाजार के उठापटक पर इस तरह के आरोप लगाना और ये कहना कि इस पर जेपीसी की डिमांड की जाए, ये एक सवाल उठाता है कि आप आरोप लगाने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं और उस मौके में कहां तक जा रहे हैं। देखिए, एक दिन शेयर बाजार में उठापटक हुई चुनाव नतीजे के दिन, अगले दिन शेयर बाजार चढ़ गया, आज भी शेयर बाजार ऊपर गया है। तो हम ये कहें कि 30 लाख करोड़ एक दिन नुकसान हुआ, अगले दिन 10 लाख करोड़ वापस आ गए, उसके अगले दिन 10 लाख करोड़ और वापस आ गए, या फिर पिछले 3 महीने में देखें तो कई लाख करोड़ इन निवेशकों ने कमाए होंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी न किसी मौके के तलाश में रह रही है जिससे वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके। लेकिन यहाँ पर उनके तर्क बहुत ठहरते नहीं है ऋतु, कि शेयर बाजार का एक लंबा इतिहास आप देखें, 2014 के बाद से लेकर अब तक आप देखें तो शेयर बाजार ने भारत के इतिहास में सबसे शानदार रिटर्न पिछले 5-6 वर्षों में दिया है। तो क्या हम ये कहेंगे कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि शेयर बाजार वो रिटर्न दे? हाँ, ये जरूर है कि सरकार अगर अच्छी नीति बनाती है, आर्थिक मोर्चे पर तमाम फैसले लेती है, जी हाँ, आर्थिक सुधारों को लेकर बड़े काम करती है, तो उसका एक बड़ा असर शेयर बाजार पे दिखाई देता है। प्रफुल्ल केतकर जी, अंत में बहुत संक्षेप में पत्रकारों को लेकर इस 10 साल में अगर हम देखें तो कई तरह के, एक तरह से कह सकते हैं, विश्लेषण गढ़े गए हैं, कई तरह के नाम दिए गए हैं, लेकिन आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी एक महिला पत्रकार को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, जिस टिप्पणी को यह माना जाए कि अगर तीखे सवाल किए जाएंगे तो उसका जवाब देने में जब असहज होंगे तो सवाल सीधे पत्रकार पे ही उठा दिया जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक टी शर्ट पहन के बैठ जाइए, ये अंदाज जो है ये क्या बताता है राहुल गांधी का? क्योंकि कोई पहली बार नहीं है, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी चमची पत्रकार जैसे शब्द का इस्तेमाल भी, अगर किसी नेता में ये हिम्मत रही कि किसी मंच से कह सके तो वो राहुल गांधी थे। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं कि पत्रकारों को किस तरह से निशाने पे लिया है पूरे विपक्ष ने? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये राहुल गांधी की खासियत है। मैं पूरे विपक्ष को भी मैं इसमें नहीं कहूंगा। कभी कभी अखिलेश यादव भी अपना आपा खो देते हैं, वो भी बोलते हैं, लेकिन कम से कम मीडिया के प्रति एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, मतलब, और वो पत्रकार बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हुए जानी जाती है, कांग्रेस की नीतियों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए जानी जाती है। ऐसे में उस महिला पत्रकार को ये कहना एक प्रश्न पूछने पर, और ऐसा कुछ उल्टा सवाल भी नहीं किया था कि जिसके कारण उनको इतना असहज होने की आवश्यकता थी, तो वो बेसिकली उनकी मानसिकता एक तरह का अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। विरोधी पक्ष के नाते एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के बजाय
उसकी न्यूसेंस वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे लगता है ये 5 साल में और आने वाले समय में थोड़ा देखने को मिलेगा। अगर नेता सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो भी वो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह की आज टिप्पणी की, उसकी आलोचना और उसकी भर्त्सना लगातार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।